अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 94 स्टार्ट करते हैं जी। जी जी, कल आपने लिया है वो 94, ये वही है। ठीक, सुने, अब सुने, IFRS 9 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आज, ठीक है। और आपने आज एक एक्स्ट्रा लेक्चर, आज की क्लास, ये तो नॉर्मल IFRS 9 आज 1 घंटा 10-15 मिनट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेनी है, वही जो 3:15 के करीब होती है। ऑनलाइन वालों को भी वही अवेलेबल हो जाएगी, उसमें IAS 1037 की जो रिमेनिंग डिस्कशन है, कुछ पास पेपर्स की डिस्कशन है, ठीक है, वो भी अवेलेबल होगी। बाकी एक छोटा सा क्लिप मैं आपको और भी अवेलेबल करूँगा, उसमें भी IAS 1037 का एक पास पेपर है, पास पेपर 6, वो कोई होगा 15-20 मिनट का, वो आज में नहीं तो कल में मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। 15-20 मिनट की, 25 मिनट की रिकॉर्डिंग, वो भी आपने सुन लेनी है, ठीक है। IFRS 9 में सिर्फ आपको अब यहाँ पे शुरू करवा रहा हूँ। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ये स्टैंडर्ड है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये एंड पे देखेंगे, पहले थोड़ा सा ज़रा एंट्रीज वगैरह करके, उसके बाद फिर अंग्रेजियाँ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज़रा देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मार्कर्स मेरे पास मौजूद हैं। पेज नंबर है जी 724, सब ज़रा पहुंच जाए। लेक्चर नोट्स पेज नंबर 724। जी पहुंच गए सब? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पेल इन्वेस्टेड इन 200 शेयर्स ऑफ PTCL, और 200 शेयर्स खरीद कर कोई भी बंदा उस कंपनी का मालिक बन जाता है ना। 200 शेयर्स खरीद कर, आप 200 शेयर्स खरीद के किसी के मालिक हद हो गई यार, PTCL के मालिक बनने लगे हैं, सिर्फ 200 शेयर्स खरीद के मालिक बन जाएंगे? नहीं, ये वो वाली बात पे पहुंच गए हैं जो सब्सिडरी की अकाउंटिंग सिखाना शुरू की थी, तो आपसे कहा था कि अगर 51% तक किसी के शेयर्स आप खरीद लें तो उस पर आपका कंट्रोल है, वो आपकी सब्सिडरी है। और अगर आप 20% से तो ऊपर खरीदें लेकिन 50% से नीचे नीचे तक शेयर होल्डिंग हो तो आपको उस पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा असर व रसूख होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो फिर हमने एसोसिएट कहा था और उसकी अकाउंटिंग IAS 28 में हमने सीखी थी। तो IFRS 3 और 10 ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग हमें सिखाई थी, उसके अंदर उन्होंने, जिसकी हमने 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए थे, सब्सिडरी। जिसके 20% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम शेयर्स खरीदे हुए थे, उसको एसोसिएट कहा था। उसकी अकाउंटिंग हमें IAS 28 ने सिखाई थी, ठीक है ना। वो इक्विटी मेथड जो था, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का एक लेजर बनाते थे, बैलेंस शीट के अंदर एज अ लाइन आइटम वो नज़र आता था नॉन करंट एसेट्स में। और शेयर प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट नाम की एक वर्किंग बनाते थे हम इनकम स्टेटमेंट के लिए, और PBT से ऊपर एक अलग लाइन आइटम आता था जिसमें लिखा होता था प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट, ठीक है ना। तो ये किसकी अकाउंटिंग थी? एसोसिएट की, IAS 28 ने सिखाई। और जो हर चीज़ लाइन बाय लाइन ऐड कर देते थे और NCI आ जाता था, वो किसकी अकाउंटिंग थी? सब्सिडरी की। IFRS 3 और 10 ने हमें सिखाई थी। लेकिन अगर किसी के शेयर्स हमने थोड़े बहुत खरीदे हैं जो 20% से भी कम है, तो ऐसी कंपनी को ना तो हम सब्सिडरी कह सकते हैं, ना ही उस पर हमारा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि हम मैंगो शेयर होल्डर होते हैं उसके अंदर, एक आम शेयर होल्डर होते हैं। 200-400 शेयर्स खरीद के हम किसी के अंदर जो है वो बस ऐसे ही है, बस 200-400 शेयर्स हैं, बस AGM में जाके चाय शाय पी आते हैं, जब डिविडेंड बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी उसमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो 200 शेयर्स खरीद कर हम ना तो कंट्रोल हासिल कर लेंगे पेल इसका, PTCL का। पेल ने 200 शेयर्स खरीदे PTCL के, तो ना तो उसने PTCL का कंट्रोल हासिल कर रही है, ना ही उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया है, बल्कि जस्ट एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है जो कि आप इंट्रो के लेवल के ऊपर पढ़ते थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसी की कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे तो उसकी एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। जैसे आप AC खरीदते हैं, आप एंट्री करते हैं AC डेबिट, कैश क्रेडिट। ऐसे ही शेयर्स खरीदे तो आपने लिख दिया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? खून आ गया? लो जी, सही है। तो चलें अकाउंटिंग शुरू करते हैं, दे दो भाई इसको। अकाउंटिंग शुरू करते हैं जी। तो डेट शीट कोई नहीं लिखी हुई, नवंबर 2007 लिखा हुआ है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी?
सबसे पहली एंट्री क्या होगी? चलो जी, IFRS 9 शुरू हो गया, बस खत्म होने वाला है बस, ठीक है। ओके जी, नवंबर 2007 है जी। जी इधर देखें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, शुक्र डेबिट क्रेडिट नहीं भूला मुझे 10 दिनों में, वरना बड़ा मसला है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। अब इधर देखो जी, कितने शेयर्स खरीदे? 200। और हर शेयर कितने का खरीदा है? 16 पर शेयर का। तो 200 शेयर्स इंटू 16 करके कैश पे करोगे ना, तो 200 इंटू 16 कितना जी? 3200 रुपए से आपने एंट्री पास कर ली, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। यार FR1 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी याद है आपको? अच्छा, एंट्री तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन एक तरीका छोटा सा और रख लेते हैं। ये वर्किंग यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे, सर वेलकम सर, शुक्रिया आप आगे सर जी। इन्वेस्टमेंट दरवाजे ने पकड़वा दिया आप जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे होती थी तो हम उसके लिए एक लेजर बना लेते थे, ठीक है, और क्लोजिंग पे फेयर वैल्यू पर लिखते थे, गेन लॉस निकल आता था, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही एक लेजर आज भी बना लेते हैं हम, ठीक है। आज लेजर का नाम होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। लेना चलना सीधी होते तो टाइम लगेगा, असल में तो मार्कर सही वाला मिलने में टाइम लगेगा जी बेटा जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये भी फारेग है, ओके जी। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट की एंट्री अभी भी कोई भी एसेट, भाई ये भी एसेट है ना, किसी के शेयर्स आप खरीद लो तो आपका एसेट है ना, आपने पैसे दे करके शेयर्स खरीद लिए, कल को ये शेयर्स भी आप बेच सकते हैं, और इन शेयर्स ने जो इनकम अर्न करनी है वो इनकम भी आप खा सकते हैं, ठीक है ना, सही है। अच्छा, लकीली हमारे सिलेबस में इन शेयर्स का खरीदना है, ईयर एंड पे उनका रखना है, बेचना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रा बेचने को नहीं सोचना, ठीक है। हाँ, बस खरीदेंगे, ईयर एंड पे यानी इनिशियल मेजरमेंट सीखेंगे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सीखेंगे। डिस्पोजल हमारे सिलेबस में नहीं है। आज से 2-3 अटेम्प्ट पहले हम डिस्पोजल करवा दिया करते थे, लेकिन ICAP की किसी किताब में कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं रहने दो, कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर अब 2 अटेम्प्ट हो गई, हम डिस्पोजल नहीं करते, आसानी हो गई है, ठीक है ना। अच्छा सुने, अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, जैसे मैंने कहा कहीं भी कोई भी आपने ये ऐसी खरीदा, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये किसी के शेयर्स खरीदे तो आपने इन्वेस्टमेंट किया इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है। तो फिर इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है, क्या एंट्री करते हो आप? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये एंट्री यहां पर होनी है। अच्छा, अब इधर देखो, कितनी अमाउंट, कितने शेयर्स? 3200 शेयर्स में 200 शेयर्स खरीदे, हर एक शेयर 16 रुपीज का है, तो 3200 जी। इन्वेस्टमेंट शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, डन। अब ये एंट्री यहां पे कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट 3200 से। इसको अलग ही रखे ना, वर्किंग को ज़रा यहाँ पे एंट्रीज करते रहेंगे जी। कैश क्रेडिट, ये पहली एंट्री हो गई हमने। तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी जी? एक तरह से कॉस्ट ही है ना हमें। ये शेयर्स कितने के पड़े हमें? 3200 रुपये के। ये शेयर्स कितने के पड़े हमें? 3200, 16 रुपये का तो एक था, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड टू ब्रोकर वॉज 300। हाँ, ये सिंपल एक खर्चा हुआ है हमारा, हमने शेयर्स खरीदे तो 300 रुपये हमें उस कमीशन, उस ब्रोकर एजेंट को कमीशन भी देना पड़ा जिसने हमें ये शेयर्स खरीद के दिए मार्केट से, ठीक है। तो सिंपल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 300 रुपये से। सिंपल, मुश्किल तो नहीं कुछ।
ठीक। अच्छा, अब आगे वो कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ PTCL एट 31 दिसंबर 2007 वॉज 22 पर शेयर। अब लेजर चूंकि बन रहा है तो फिर हम लेजर में इस वर्किंग को कर लेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर होती थी तो क्लोजिंग डेट पर फेयर वैल्यू लिख लेते थे, लेजर में गेन या लॉस आ जाता था फेयर वैल्यू। ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं हम। नया चीज़, नया कुछ नहीं सीख रहे, बस जो पहले सीखा उसी तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में भी क्या करेंगे, क्लोजिंग डेट पर एक शेयर कितने का हो गया, 22। खरीदा था तो कितने का था, 16 का। ये ओपनिंग कह लो या ड्यूरिंग द ईयर, साल के पहले दिन, जिस वक्त भी किए ट्रांजेक्शन उसको छोड़ो, साल के एंड पे क्लोजिंग डेट पे 22 रुपये लिखेंगे। इसका क्लोजिंग गेन होगा या लॉस होगा, वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी, ठीक है। सही है, चलें। तो फिर 31 दिसंबर पर एंट्री पास करेंगे, आप लिख लेते हैं क्लोजिंग एंट्री, वहाँ पास कर लेंगे। क्लोजिंग कितने शेयर्स पड़े हैं, बेचना तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है तो 200 ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है 200। और हर शेयर कितने का हो गया है, ₹22 का, तो 4400 पर आपके शेयर्स पहुँच गए। तो 3200 से बढ़ के 4400 हो गए, ठीक है। 1200 का गेन आ गया, ठीक है। ये 1200 का गेन जो है ये फेयर वैल्यू गेन है। क्या है ये, फेयर वैल्यू गेन है। प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ये, सिंपल, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गेन ये प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंसिंग फिगर जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। आप ये एंट्री भी बना दो, ये तो बाद में फिर आगे चलेंगे ना, ये साल तो पूरा हो गया ना। तो ये क्लोजिंग डेट पर एंट्री बना दो। क्या एंट्री बन रही है, किस दिन करेंगे ये एंट्री, 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर, इन्वेस्टमेंट इन 7 पे खड़े होकर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने कर दिया क्रेडिट, कितने से, 1200। ठीक हो गया जी, 2007 का साल खत्म हो गया। उसके बाद अगले साल के अंदर और कुछ भी नहीं हुआ, अगले साल के एंड पर सिर्फ फेयर वैल्यू बता दी गई है हमें, ठीक है। और फेयर वैल्यू शेयर की 18 पर शेयर हो गई है, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग को बना लोगे, ओपनिंग 4400, फिर बिल्कुल उसी तरह से क्लोजिंग डेट पर शेयर्स कितने हैं जी, 200, और हर शेयर कितने का हो गया, 18 रुपये का, तो 3600 पर पहुंच गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो 4400 से 3600 पर आ गया, कम हो गया ये बैलेंस, 800 का क्या आ गया हमें, लॉस। ये फेयर वैल्यू लॉस आ गया हमें, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाने वाली फिगर है बैलेंसिंग, ठीक है जी। तो अगले साल में सिर्फ एक ही एंट्री हुई 31 दिसंबर 2008 पर, और फेयर वैल्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट। आसान काम है ना, ये आसान ही रहेगा इंशाल्लाह। मुश्किल वाला टॉपिक मैंने वैसे भी सर नान के ज़िम्मे लगा दिया था ना, और मैं चला गया था, ठीक है। आसान आसान काम मैं खुद करता हूँ, पता है ना, सुस्त आदमी ऐसे ही होते हैं। ओके, चलें जी, मेरे ख्याल में तो इनकम स्टेटमेंट भी बना लेते हैं, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं इसकी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में दो चीज़ें होती हैं, आपको बताया, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, ठीक है जी। तो ये इधर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम नाम की कोई चीज़ नज़र
नहीं आई हमें, ठीक है ना। तो बस ठीक है, सिंपल काम। एक एक्सपेंस आ रहा है, नाम इसका क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। साल कौन कौन से हैं जी, 2008 और 7, 2008 और 2007। 2007 के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आई, 300, 8 में कोई नहीं। फिर 2007 के एंड पर फेयर वैल्यू गेन भी आ सकता था और लॉस भी आ सकता था। तो 7 के एंड पे फेयर वैल्यू गेन आया 1200 और 8 के एंड पे फेयर वैल्यू लॉस आ गया 800 जी। हाँ जी, ये लो ठीक है जी। बैलेंस शीट की बात कर लें तो एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2008 और 2007। अब करंट नॉन करंट की लड़ाई फिलहाल छोड़ें, फिलहाल सिर्फ इतनी बात बता दें मुझे, ये आपने शेयर बच्चा समझा वाले हमें हमारी आवाज़ आनी बंद हो गई है, ठीक है जी। जी अच्छा जी सुने ये जो शेयर्स आपने खरीदे हैं, ये शेयर्स आपने खरीदे हैं, शेयर्स आपने खरीदे हैं, तो ये पैसे देकर जो शेयर्स खरीदना है ये आपके ऊपर लायबिलिटी पड़ जाएगी ना। एसेट है आपका, एसेट है आपका, बैलेंस शीट में नज़र आएगा। करंट एसेट्स में क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने शायद इनको रखा ही इसीलिए हुआ है कि बस पकड़ लो, ट्रेडिंग करता हूँ इन शेयर्स की, शेयर खरीदे शेयर बेच लिए, शेयर खरीदे और शेयर बेच लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग वन हमारी ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंसेस हमारी निकाल कर दे चुकी हुई है। इधर देखो, क्लोजिंग बैलेंस 4400 और 3600, सिंपल, कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। ओसीआई में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है। हाँ, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बन गई और बैलेंस शीट भी बन गई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पता है आपको, ये 1200 निकालने के लिए। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लेजर ही बनाइएगा, ठीक है। वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी हो सकती है। 3200 पे आपके शेयर्स पड़े हैं, आप यहाँ पे लिखो 3200 वर्सेस 200 का 22 पर 200 इंटू 22, वहीं पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, आपको पता लग जाएगा कि बढ़ गए हैं एसेट 1200 से, तो शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और गेन क्रेडिट। यहाँ पे लेजर बनाए बगैर भी आप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लेजर ही बना लीजिएगा, वो बेहतर है वर्सेस की कैलकुलेशन की बजाय, ठीक है। अच्छा जी, अब पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन इस सवाल को ना एक बार फिर से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हम दो काम करेंगे। एक, हम फेयर वैल्यू गेन को या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर जाएंगे, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में लेकर जाएंगे। ये कब प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है, कब इसको अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में लेकर जाना है, ये तो मैंने अभी बात की ही नहीं है। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि पहले मैंने क्या किया है, गेन लॉस आया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर, ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हुए गेन या लॉस आया तो चुप करके कहाँ ले गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी वही इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होगी, उसका गेन या लॉस जो आएगा उसको कहाँ ले जाएंगे, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में। एक तो ये काम चेंज हो जाएगा हमारा। दूसरा, जब ये काम करना है ना आपने कि आपने गेन लॉस को अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में लेकर जाना है, तो फिर दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 300 रुपये की पे की है आपने, उसको आपने एक्सपेंस आउट नहीं करना, ये 16 की तरह से एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लें। ये दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब नाम शाम क्या है, कब क्या करना है, ये बात मैंने अभी नहीं पढ़ाई। अभी सिर्फ मैं दो ट्रीटमेंट्स आपको तरीके बता रहा हूँ कि ये दो तरीके हैं जिससे आपकी अकाउंटिंग हो सकती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो बाकी सवाल तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है वो 3200 रुपये की थी, प्लस 300 होकर 3500 की होकर हमारी पहली एंट्री पड़ेगी। उसके बाद ईयर एंड पे जब हम जाएंगे तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस को लेकर जाएंगे
अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, सिर्फ ये फ़र्क है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी सवाल को। सवाल वही है उसी तरह से। ये नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा तो आंखें सही कराओ। ये तो नज़र आएगा तुम्हें। हाँ, नवंबर 2007 बोले जी। नवंबर 2007 में क्या एंट्री हुई? एंट्री तो वही होनी है, एंट्री हमेशा वही, क्या? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करें ना तो आपने एक लेजर बना लिया करना है। ठीक है, लेजर बना लेते हैं यहाँ पे करके, वर्किंग वन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का लेजर बन गया। आमिर भाई सही नज़र आ रहा है? ये देख लेना। जी बच्चों, बोले 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 बोले। इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी है हमने, कैश क्रेडिट करना है हमने। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट करना है। अब इधर देखो, ये देखो 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 देखो, कितने शेयर्स खरीदे? शेयर्स वही हैं 200, और हर शेयर कितने का? 16 का। इधर देखो, लेकिन प्लस 300 यहीं पर ही कर दो, अलग से एंट्री पास नहीं करनी। अब कितनी अमाउंट? 3500 से एंट्री पास होगी आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। ये क्यों डिफरेंट हो गया? ये क्या कर रहे हैं? नाम से हम बाद में, भाई फिलहाल तो सिर्फ बता रहा हूँ कि एक तरीका ये है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को अलग रखो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करो और गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। दूसरा तरीका क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में ही ऐड कर दो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को और ईयर एंड पे गेन लॉस को ले जाओ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये दोनों डिफरेंट क्यों है ये बाद में देखते हैं। ठीक है, नियतों का फर्क है, ये नियतों का फर्क है, नियत के ऊपर। ये नियत, एक नियत की ये अकाउंटिंग है, दूसरी नियत की ये अकाउंटिंग है, ये नियतों का फर्क है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करो, कितनी जी? 3500 से ये एंट्री पास हो गई। अच्छा जी, उसके बाद देखो दूसरी एंट्री अब एक्सपेंस वाली नज़र नहीं आ रही, ईयर एंड पे दूसरी एंट्री नज़र नहीं आ रही। क्यों? 300 रुपया कहाँ गया? 300 रुपया कहाँ गया भाई? 300 रुपया तो एसएडी कॉस्ट में ही ऐड हो गया। ठीक है जी, चलो ईयर एंड आ गया जी। ईयर एंड के ऊपर अब वही 22 रुपये पर शेयर चला गया, तरीका वही है सेम। क्लोजिंग डेट मैं नहीं लिख रहा जी। कितने शेयर्स हैं? 200, हर शेयर 22 का हो गया था, कितना हो गया? 4400। अब कितना आता है? 900। अब ये 900 जो है ये है तो फेयर वैल्यू गेन ही, ठीक है, लेकिन हम इसको अब कहेंगे फेयर वैल्यू रिजर्व। फेयर वैल्यू रिजर्व जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व होता था, अगर आपको याद हो रीवैल्यूएशन सरप्लस जब अरोध होता था तो हम कहते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, याद आ रहा है, और वहां से वो रूट होकर चला जाता था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। बिल्कुल वैसे ही ये एक रिजर्व है, नाम इसका फेयर वैल्यू रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, क्योंकि ये ओ भाई चुप कर जा यार, चुप कर जा, सबसे अहम बात अभी हो रही है जी। IFRS 9 का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, सॉरी वो बाद में बताऊंगा क्या होता है। IFRS 9 का जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है उस पर अगर आपको गेन आ रहा है और आप इस ट्रीटमेंट के हिसाब से चल रहे हैं जिसमें आपने गेन को OCI में लेकर जाना है, तो OCI से रूट होकर चीज़ों में जाना तो सिर्फ इक्विटी में ही है ना। अब जैसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस रूट होकर OCI से जाता था, चेंज इन इक्विटी के अंदर एक अलग से कॉलम नाम होता था उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कह सकते हैं। बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट इसका भी यही है कि ये 900 रुपये के गेन ने OCI से रूट होना है और OCI से रूट होकर इसने जाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर। लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस वो अलग चीज़ थी, इसका अपना अलग कॉलम बनेगा, इसका नाम होगा ये फेयर वैल्यू रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं अब? फेयर वैल्यू रिजर्व। अच्छा, ये फेयर वैल्यू रिजर्व जो है ये बैलेंसिंग फिगर निकली है। अब अहम बात क्या है? अहम बात ये है, ये फेयर वैल्यू गेन हम कहाँ लेकर गए थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये फेयर वैल्यू रिजर्व हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। ये दोनों डिफरेंस, यही तो डिफरेंस
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी ये फेयर वैल्यू गेन जो है इसको फेयर वैल्यू रिजर्व में लेकर जाना है, तो इसलिए मैंने इसको कह दिया फेयर वैल्यू रिजर्व ही ये बैलेंसिंग फिगर है, कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, लेकिन इतना लिख देता हूँ मैं आपको ज़रा समझाने के लिए कि ये है क्या, गेन आया है। तो ये 3 ब्रैकेटें मैंने लगा दी यहाँ पे। एक तो मैंने ये क्या निकाला है, बैलेंसिंग। दूसरा ये क्या चीज़ है, तरतीब भी वही रखते हैं जैसे बैलेंसिंग फिगर क्या है जी, 900। क्या है ये, ऐसे बोलते हैं, क्या है ये, गेन है जी। अच्छा, गेन है तो कहाँ ले जाओ, OCI में ले जाओ। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है जी, बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये, गेन है। क्या है ये, गेन है। गेन को कहाँ ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये फर्क है। ठीक है, सही है। चलो अब ये एंट्री करा दो मुझे। 31 दिसंबर 2007 आया तो एंट्री पड़ी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और बोलो 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 फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। ठीक है, गेन है। ठीक है, कितना, 900। ठीक हो गया। लेकिन एक एडिशनल काम अब करना पड़ेगा हमें। हम लेजर इसका बनाने नहीं बैठ जाएंगे, हम इसका ना बैलेंस साथ साथ कैलकुलेट कर रहे रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा इसने OCI से रूट होकर कहाँ चले जाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो स्टेटमेंट इन इक्विटी का क्लोजिंग तो बैलेंस शीट में जाता है ना। ठीक है, तो वो बैलेंस हम साथ ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो फिलहाल आसान ही है। आसान क्या है, मैं कह रहा हूँ जी फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस क्या है। ये बैलेंस मैं किसका निकाल रहा हूँ जी, फेयर वैल्यू रिजर्व का। ठीक है जी, तो फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस निकालना है। तो मैंने यूँ लिखा जी, बैलेंस कितना है जी, ये क्रेडिट हुआ है 900 से। ये क्रेडिट हुआ है जी, बोलो बोलो बोलो, क्रेडिट हुआ है 900 से। ठीक है, तो फिर बैलेंस ही कितना पड़ा है फिलहाल, 900 ही है, और तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और अली रज़ा, सॉरी अली असगर आ गए हैं। ओहो, इड्डे रंग बिरंगे, क्या हुआ है, हैं? क्या तकलीफ है तुम्हें यार? ये उधर मिली नहीं ना मुझे पहले, इसलिए इधर मंगवा ली जी। सवाल साल एंड हो गया, सवाल तो एंड नहीं हुआ, साल एंड हो गया। मैं तो कहता हूँ 1 साल की बैलेंस शीट बना डालते हैं। ये चलो पूरा कर लो इसको, ठीक है, एक बार पूरा कर लो जी। नेक्स्ट, अगला साल आया, सबसे पहले ओपनिंग बनाओ इसको, साथ साथ नोट मत करो, सिर्फ देखो अभी फिलहाल 4400। क्लोजिंग डेट पर वही 200 शेयर्स हैं, बेचना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने है नहीं इनको। 18 रुपये के 3600 बन गया, और 800 का लॉस आ गया। ये क्या है जी, फेयर वैल्यू रिजर्व। हिट किसको करोगे, फेयर वैल्यू रिजर्व को। ये क्या निकाला है आपने, बैलेंसिंग फिगर। अब ये क्या है, लॉस है, और ये जा कहाँ रहा है, OCI में था ना, प्रॉफिट एंड लॉस से। ये कहाँ जा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सही है। चलो अब ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2008, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या हो गया, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन लिख दें बस, इन्व जगह काम है ना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट 800 से, और फेयर वैल्यू रिजर्व ही लिखो, फेयर वैल्यू रिजर्व, लेकिन इन बिल्कुल वैसे ही नहीं जैसे रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट चल रहा होता था। रीवैल्यूएशन के दिन गेन आया है तो OCI में पॉजिटिव साइन के साथ शो करके चेंज इन इक्विटी में ले जाते थे, और अगर रीवैल्यूएशन के दिन लॉस आ गया है तो उसी OCI के अंदर ऑपोजिट नेगेटिव साइन के साथ शो करके फिर उसको लेकर जाते थे। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, सिर्फ नाम बदल गया। वो था रीवैल्यूएशन रिजर्व PPE वाला, ये है फेयर वैल्यू रिजर्व IFRS 9 वाला। नाम बदला है, कॉलम भी बदला है, घर अपने अपने भी रहेंगे, ट्रीटमेंट सेम है, कजन्स हैं दोनों। ठीक है जी, ओके। तो 800 रुपये से, लेकिन साथ ही आपको ये बैलेंस को देखना पड़ेगा। ये बैलेंस, ये इसका बैलेंस है ना, फेयर वैल्यू। ठीक है, बैलेंस जो था, अब बात शुरू पिछले साल के एंड पर 900 पे पड़ा था, इस दफा क्या हुआ है, डेबिट हो गया 800 से,
तो रिमेनिंग अब क्या रह गया, क्रेडिट 100 से रह गया। ठीक है, इधर देखो, बड़े गौर से देखो। अभी पहले साल के एंड पे बैलेंस कितना पड़ा है फेयर वैल्यू रिजर्व में, लेजर नहीं ना बनाना पड़ा, ये बात समझ आई, 900 का। और अगले साल के एंड पे 800 के लॉस आने की वजह से अब बैलेंस कितना रह गया, 100 का। ठीक है, हमारी इनकम स्टेटमेंट भी बन गई है, बातों बातों में बैलेंस शीट भी बन गई है। इधर देखो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस है और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है। इधर देखो, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, आज प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, इवन ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नज़र नहीं आ रही भाई आज तो। ठीक है, आज हमें क्या नज़र आ रहा है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व नाम की चीज़ नज़र आ रही है। 2008 और 2007 है जी। 2007 के एंड पर 900, 2008 के एंड पर 800 हर रोज ड्यूरिंग द ईयर, हर रोज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एज ऑन की तो बात अभी हो ही नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या है जी, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, इसमें आएगा जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अगेन वर्किंग वन हमारी बनी पड़ी है, जैसे यहाँ पे वर्किंग वन ने हमें हेल्प कर दी थी, यहाँ भी वर्किंग वन ने हमें हेल्प करनी है। 2008 और 2007 जी। 2007 के एंड पे हाँ कर देता हूँ 4400 और 3600। ठीक है जी, लेकिन एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी। अब आपको पता ही है, इक्विटी के अंदर जहाँ पे शेयर कैपिटल आता था, शेयर प्रीमियम आता था, रिटेन्ड अर्निंग्स आती थी, रीवैल्यूएशन रिजर्व आता था, वहीं पे आज एक, ठीक है ना, तो वो अभी नहीं है, लेकिन मैंने वैसे एक बार, चलो मैं लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल वगैरह आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह आ गई। इसी तरह से एक चीज़ आज नई आ गई है, वो है फेयर वैल्यू रिजर्व। पर्चे में सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाने, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस ब्लू कलर की वर्किंग में हुआ पड़ा है। पहले साल के एंड पे ये है 900, दूसरे साल के एंड पे है ये 100। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों ट्रीटमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, फिलहाल मैं बस यहाँ पे एसिड्स ही लिख रहा हूँ, वहाँ मैंने करंट एसिड लिख दिया था, यहाँ पे सिर्फ एसिड लिख रहा हूँ। इसकी बहस कर लेते हैं, फिलहाल इस तरफ अब ना जाए, सिर्फ ट्रीटमेंट देख लें। एसिड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नज़र आएगा और इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व। तो दो तरह की ट्रीटमेंट हैं। शेयर्स किसी कंपनी के आप ख़रीदें और वो शेयर्स आप 20% से कम ख़रीदें, तो फिर दो तरह के ट्रीटमेंट्स अलाउड हैं अकाउंटिंग के अंदर। या तो आप उन शेयर्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलग रिकॉर्ड करें एज एन एक्सपेंस, और जो गेन लॉस ईयर एंड पे है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में ही ऐड कर दें ट्रांजैक्शन कॉस्ट 300, और ईयर एंड के ऊपर जो भी गेन लॉस है उसे OCI में लेकर जाएं। ये दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ने इन दोनों का नाम अलग अलग रखा हुआ है। स्टैंडर्ड ने इस वाले का नाम रखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम रखा हुआ है जी? फेयर वैल्यू। ये ट्रीटमेंट जिसके अंदर क्या करना है, हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करना है और गेन लॉस जो आए फेयर वैल्यू का उसे कहाँ ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको स्टैंडर्ड ने क्या नाम दिया हुआ है जी? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, FVTPL। एंड भी मिटा देते हैं, FVTPL शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और इस लाल वाले ट्रीटमेंट को स्टैंडर्ड ने जो इस तरह का ट्रीटमेंट करना होता है इन्वेस्टमेंट शेयर्स का, स्टैंडर्ड इसको नाम दिया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, FVTOCI। ये शानदार डुलाने भूल गए हो यार, जिस काम के लिए चाय पीनी थी। चलो
ये देखें जी, यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं आ रहा नज़र, और इधर आप ये अगर और चीज़ें ना हो तो ठीक है ना, इधर आपके अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ नहीं आ रहा। दूसरा फ़र्क, यानी इसमें फिर इस ब्लैक वाले फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, OCI में नहीं जाता। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एज एन एक्सपेंस फेस पर नज़र आती है, ठीक है। जबकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले ट्रीटमेंट के अंदर आपका फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ जाता है? अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेस पे नज़र नहीं आती एज एन एक्सपेंस, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ही हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। दो तरह के ट्रीटमेंट्स किसके लिए जी अवेलेबल हैं? ये अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें और वो शेयर्स 20% से कम हों, सवाल ऐसे लिख देना पर्चे के अंदर 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, 1500 शेयर्स खरीद लिए हैं, ठीक है, और बाकी डिटेल ना दी हो, तो नॉर्मल असम्पशन यही होती है कि ये फिर बिल्कुल थोड़े से शेयर्स ही हैं जो ऐसे किसी के शेयर्स खरीद लिए। अगर उसने 20% से ज़्यादा या 50% से ज़्यादा करवाना होगा तो फिर वो पूरा खाता देगा, बैलेंस शीट देगा आपको, उसके शेयर्स देगा, परसेंटेज निकाल सकेंगे आप, ठीक है ना। ये 200-400-500 शेयर्स किसी के खरीद लिए तो ये क्या है? ये क्या है? ना तो ये सब्सिडरी बन गई हमारी, ना ही एसोसिएट है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसे कहीं भी कर सकते थे, हम शेयर्स में कर दिया हमने। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो और वो 20% से कम हो तो IFRS 9 कहता है दो अलाउड ट्रीटमेंट्स हैं इसके, या तो आप इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर अकाउंट फॉर करें या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। याद साथ साथ करना है इसको, ठीक है ना। भाई शेयर्स की दो ही ट्रीटमेंट्स हैं, अभी याद हो गया ना, हमें और क्या याद करना है, ठीक है, ये याद ही तो हुआ है क्या, ये दो ट्रीटमेंट्स हैं। क्या करो? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं आप? ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, और फेयर वैल्यू गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। जबकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती, और दूसरा गेन लॉस कहाँ जाता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। एक और चीज़ है रह गई, वो है डिविडेंड। क्या है जी? तो ये जोन से मर्जी ट्रीटमेंट में आप चल रहे हो, डिविडेंड ही है, वो इनकम हो गई है, वो आपने कमा ली है, वो जब भी रिसीव करेंगे वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में ही नज़र आएगी। इस सवाल के अंदर डिविडेंड है नहीं, अगले किसी सवाल के अंदर आ जाएगा तो देख लेंगे। तो डिविडेंड की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट या रिसीवेबल भी हो सकता है, कैश वैल्यू कह देते हैं, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में हो। ये दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी बताता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन कि दोनों नियत किस वजह से फ़र्क होती है। लेकिन डिविडेंड अगर कमाएंगे आप तो जिस मर्जी ट्रीटमेंट से आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को काउंट फॉर कर रहे हैं, डिविडेंड इनकम को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब बुक के अंदर आते हैं, ज़रा देखते हैं हमने क्या कुछ पढ़ लिया। अच्छा, ऊपर वाला टेबल अभी नहीं पढ़ना, वो अभी बताता हूँ, वही पढ़ाना है, लेकिन फिलहाल इधर देखें। ये चार चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अगर आप गौर करें तो ये चार काम मैंने आपको बता दिए जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो तो दो ट्रीटमेंट्स हैं, एक फेयर वैल्यू, पेज नंबर है जी, पेज नंबर 411, 411 नंबर सफ़ा। अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो तो दो ट्रीटमेंट्स हैं जी। पेज में पहुंचे 411 पे, 411 के एंड पे, 411 के एंड पे टेबल है, वो टेबल सिर्फ देखें फिलहाल जी। FVT, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो दो ट्रीटमेंट्स, FVTPL और FVTOCI। FVTPL हो तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते हैं? परचेज प्राइस 3200 पे किया था, ठीक है, सही है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट। और डिविडेंड इनकम को क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी कि ईयर एंड के ऊपर बैलेंस शीट डेट पे क्या करते हैं? फेयर वैल्यू विद गेन लॉस, फेयर वैल्यू पर लेकर जाते हैं विद गेन लॉस शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम जी। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते हैं? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 3500 के ऊपर। जरा लेके जाए आमिर भाई उधर, देखें ब्लैक वाली पहली एंट्री 3200 से हो रही है और 300 एक्सपेंस आउट हो रहा है, जबकि आगे रेड वाली एंट्री देखें तो 3500 से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट हो रहा है। बोर्ड पे देख रहे हैं सब, इधर लेके आए आमिर भाई। तो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है जी, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप गौर फरमाएं तो
कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है तो परचेज प्राइस पर एसेट को रिकॉर्ड करें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को, ठीक है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करें। जबकि अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में हैं तो आपने परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर देनी है, कैपिटलाइज कर देना है इसको, अलग से एक्सपेंस आउट आपने नहीं करना है इसको, ठीक है। ईयर एंड पे अच्छा डिविडेंड आए तो वो तो मैंने कहा था दोनों में सेम होना है, लेकिन ईयर एंड के ऊपर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगी, फेयर वैल्यू पर, और गेन लॉस को कहाँ लेकर जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, अब ये दोनों ट्रीटमेंट्स कब कब लगाने हैं? स्टैंडर्ड ने कहा कि देखो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी तो है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो आप फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जा सकते हो अगर आपको कुछ अरसा रखने का इरादा है शेयर्स को। देखें, एक बंदा ऐसा जो ट्रेडिंग करता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा था एक बंदा है जो प्रॉपर्टी खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, उसके लिए प्रॉपर्टी IS2 है, इन्वेंट्री, याद आ रहा है, ठीक है, और FAR 1 की बात है। और अगर किसी ने खरीद लिया एक प्रॉपर्टी को और उसको रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखते हुए कि इसको मैं कि फिर कभी बेचूंगा, कीमत बढ़ेगी, तो या रेंटल पे चढ़ा दिया है, तो हमने कहा था फिर ये इसकी इन्वेंट्री नहीं रह गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई है। ऐसे ही नीयत का फ़र्क है यहाँ पे भी। अगर आप शेयर्स बस खरीदते बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को खरीदते हैं और बंद कर दे आशीष यार मोबाइल को, आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपने शेयर्स खरीदे और बेच दिए, खरीदे और बेच दिए, खरीदे और बेच दिए, तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है कि आपने उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में रखना है, ठीक है, FET-PL में। लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि आपने अपने इन शेयर्स को कुछ अरसा रखना है और रख के इनसे डिविडेंड कमाना है, एक है आप कसाई हैं, आपने जानवर खरीदा काटा बेच दिया, या खरीदा और बेच दिया, व्यापारी हैं, और एक ये है कि आपने जानवर को रखा, गाय को रखा, उसको चारा डाला और उससे दूध जो है वो बेचकर पैसे कमाए। आप एक तो ये है कि आप गाड़ियाँ खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, और एक ये है कि आप गाड़ी खरीद कर अपने पास रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, खर्चा करते हैं और उससे किराए कमाते हैं। एक है आप शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, और एक ये है आप शेयर्स खरीद कर रखते हैं और उनसे डिविडेंड कमाते हैं। ये है नीयत का फ़र्क। तो अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं फॉर शॉर्ट टर्म सेलिंग पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस, तो फिर तो आपने FET-PL में रखना है। लेकिन अगर आपने शेयर्स को फॉर लॉन्ग टर्म रखा है, सब जाग रहे हैं, अगर आपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो ऐसी सूरत में आपने उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में ही रखना है। डिफ़ॉल्ट कैटेगरी तो यही है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको FET-OCI में लेकर जा सकते हो। चाह मुकालना फिर दसना, सोचो ज़रा क्या कहा है मैंने। नहीं सोचो, चाय तो पीने दो यार। जी क्या कहा मैंने? हाँ, सोचने की बजाय आसपास बातें शुरू कर दी, सोच रहे हो और खुद सोचना था। सुनो, आपका काम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या मतलब? शेयर्स खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, फिर तो FET-PL है। इधर देखो भाई, फिर तो FET-PL है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने शेयर्स को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस रखा हुआ है, आपका मकसद है इन शेयर्स को चारा डाल के यहाँ से दूध निकाल के उसको बेच के आपने जो है वो गुजारा करना है, ना कि इन शेयर्स को ही बेच दें। मतलब इन शेयर्स को आपने अपने पास रखना है और जब डिविडेंड मिलना है तो आपने किचन उस डिविडेंड से चलाना है, इन शेयर्स को आपने नहीं बेचना। तो ऐसी सूरत में आपके पास ऑप्शन ये है, आप चाहो तो FET-PL में भी रह सकते हो, चाहो तो OCI में चले जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो OCI की तरफ आना है, ये इलेक्शन सिर्फ एक बार हो सकता है। ये ऑप्शन आपको सिर्फ ज़िंदगी में एक बार अवेलेबल है। ये ऐसा रास्ता है जिसका दरवाज़ा बस खुलता है अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए फिर रास्ता बंद हो जाता है। आपने अगर FET-PL की बजाय लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स रखे और FET-OCI को इलेक्ट कर लिया तो ये इलेक्शन इर्रेवोकेबल है। आप इसके बाद कभी भी यहाँ पर वापस FET-PL में नहीं आ सकेंगे। ये हमेशा के लिए आपको फिर किस में रखना पड़ेगा? FET-OCI में। ये बात समझ आई है? ये ऊपर लिखी हुई है बात, टेबल के अंदर ज़रा पढ़ें। पहली बात, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को कहते हैं, ठीक है। ये किस तरह पर्चे के अंदर लिखा हो सकता है? पहले जो ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी लिखा हो, मींस क्या?
वी परचेज्ड शेयर्स, वी परचेज्ड शेयर्स, या वी इन्वेस्टेड मनी इन शेयर्स, या वी परचेज इक्विटी। ठीक है, अब स्टैंड कहता है अगर तो परचेज किए हैं शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन, एक ही बात होती है। ठीक है, ये कीमत का उतार चढ़ाव को आप जो है वो देख रहे हैं। आपने कहा शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए। अगर आपने शेयर्स को खरीदा है, परचेज किया है शेयर्स को फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस, अगर इसका जवाब यस है तो आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे। ये जरूरी है, ऐसे ही करना है। समझ आ रहा है क्या? देखो ना मकसद, नियत। आपने शेयर्स खरीदे हैं जी, शेयर्स खरीदे हैं किस लिए भाई? ट्रेडिंग के लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए हैं। आपने कहा जी बिल्कुल, तो स्टैंडर्ड ने कहा ले जाओ इनको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस आउट करो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे लेकर जाना और जो गेन लॉस हो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में रख लेना। ठीक है, अगर, और स्टैंड का, और अगर आपने, स्टैंड कहता है हाँ भाई शेयर्स खरीद के आए हो, हाँ जी शेयर्स खरीद के आया हूं। अच्छा किस लिए? ट्रेडिंग के लिए? आपने कहा नहीं नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए? आपने कहा नहीं। स्पेकुलेशन? आपने नहीं नहीं भाई मैंने इनको रखना है अपने पास, रखूंगा इनको, इनसे डिविडेंड कमाऊंगा। स्टैंड ने कहा अच्छा इसका मतलब तुमने इनको ऊपर वाले 3 मकासद में से किसी एक के लिए नहीं खरीदा है, मतलब मीन्स तुमने फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए इनको नहीं लिया शेयर्स को। खरीदा किस लिए? पता नहीं केड़े कमे लगा रहना, ध्यान इधर रख जी। स्टैंड ने क्या कहा? परचेज, हाँ परचेज शेयर्स फॉर, स्टैंड ने कहा शेयर्स खरीद कर आयो। हमने कहा जी जी। शॉर्ट टर्म के लिए हैं या ट्रेडिंग के लिए या स्पेकुलेशन के लिए? आपने कहा हाँ जी इसीलिए हैं, बस अच्छे पैसे मिले निकाल देंगे। ठीक है, कीमत बढ़ना नजर आ रहा था कि इसके शेयर्स बढ़ेंगे, खरीद लिए आज, महीने बाद बेच दूंगा इंशाल्लाह। ना बेचें, चाहे पूरा साल ना बेचें, लेकिन नीयत क्या है? खरीदते हुए बेच देना है, डिविडेंड कमाने के लिए इसको नहीं रखा हुआ। ठीक है ना? तो अगर आपका मकसद इन 3 में से कोई एक है, कौन से 3? शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग, एक ही बात है वैसे, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए अगर यही मकसद है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसमें क्या करोगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो एक्सपेंस आउट करोगे, ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे ले जाओगे, कोई गेन लॉस हो तो कहां ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रीटमेंट हमने पहले पढ़ ली है, डन। और अगर इन 3 में से कोई मकसद नहीं है तो स्टैंडर्ड कहता है फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर फॉर लॉन्ग टर्म ही हुआ ना। अगर ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हुआ ना। ठीक है, वैसी सूरत में क्या करो? स्टैंडर्ड कहता है FVT OCI डेजिग्नेशन इलेक्टेड इररिवोकेबली एट इनिशियल रिकग्निशन। इसको क्या कह रहा है वो? अगर तो इन 3 में से ये कोई मकसद नहीं है तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर चाहो लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले शेयर्स को तो इररिवोकेबली इलेक्ट कर लो FVT OCI एट इनिशियल रिकग्निशन। अगर आपने कर लिया है इलेक्ट तो आप इधर देखो, 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 देखो सारे इधर देखो, अब कोई हाईलाइट ना करे किसी चीज को, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आपने इन 3 में से कोई एक मकसद के लिए नहीं लिया इनको तो इसका मतलब फॉर लॉन्ग टर्म लिया। अगर लॉन्ग टर्म लिया है तो वो कह रहा है स्टैंडर्ड के इलेक्ट कर रो इररिवोकेबली एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। कब? एट इनिशियल रिकग्निशन। अगर तो आपने इलेक्ट कर लिया है तो फिर आप FVT OCI में चले गए हो। लेकिन अगर आपने इनिशियल रिकग्निशन के वक्त इसको इलेक्ट नहीं किया तो चाहो तो FVT PL में भी रह सकते हो, क्योंकि ये क्या है? डिफॉल्ट कैटेगरी है। ये मैं जरा सीधे तरीके से समझाया था, स्टैंडर्ड ने जरा उल्टे तरीके से बात की हुई है। ठीक है, तो किस्सा मुख्तसर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की अकाउंटिंग सिर्फ इतनी सी ही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वो वाले जो 20% से नीचे नीचे हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि 20% ऊपर वाले IAS 28 पढ़ के आ चुके हैं, 50% ऊपर वाले IFRS 3 और 10 पढ़ के आ चुके हैं। ये उनकी बात हो रही है 20% से नीचे हैं। अगर आपने किसी के शेयर्स खरीदे हैं 20% से कम है वो, तो फिर 2 ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड कहता है पहले तो इधर आओ, मुझे अपनी नीयत बताओ। नियतों के ऊपर फैसले हैं। नियत बताओ मुझे, किस लिए खरीदा इन शेयर्स को? आपने कहा जी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। स्टैंडर्ड कहा चल चुप करके FVT PL में ले जा इसको भाई। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड ने कहा हाँ मकसद, दूसरे भाई से पूछा तुम्हारी क्या नीयत है ये शेयर्स खरीद के आए हो? उसने कहा जी मेरी तो नीयत ये है कि मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा और डिविडेंड कमाऊंगा। स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो FVT PL में भी रह सकते हो, चाहो तो FVT OCI में तुम जा सकते हो। वो नहीं जा सकता था, तुम जा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, एक बार अगर इधर आ गए तो फिर वापसी नहीं है। ये इररिवोकेबल इलेक्शन है। अगर आना ना चाहो तो FVT PL में रहो, ये डिफॉल्ट कैटेगरी है। जागते रहो सारे, ये डिफॉल्ट कैटेगरी है। ठीक है, और अगर
नहीं इधर रहना, आना चाहते हो एफईटी ओसीआई में, बेशक आ जाओ, लेकिन वापसी नहीं है। ये नहीं कि आज इधर आ गए फिर कल गाल पसंद नहीं आई थी जी, औखा लग रहा है उधर चलिए, नहीं, फिर ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, सही है। अब आखिरी बार सुनो, ये कहानी खत्म हो गई है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की अकाउंटिंग IFRS 9 में ये 4-5 दिन का टॉपिक है। ठीक है, पढ़ा देंगे इसको। ओके जी, ऐसे ही पढ़ना। देखो अभी तो सुनो सुनो सुनो, एक बार मुझे पहले फिर दोबारा बोलने दो। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपने किसी के शेयर्स खरीद कर आप आ रहे थे, एक ये दानियाल था और एक हजरत जी थे। ठीक है जी, हजरत जी ने भी शेयर्स खरीदे, दानियाल ने भी, आमने सामने बैठे हैं, उससे सवाल किया ना, नजर उधर चली गई। ठीक है, अब जीगर स्टैंडर्ड लेके बैठा हुआ है, ये दोनों उधर आए, जीगर ने दोनों को रोक लिया, हजरत जी से पूछा, हजरत जी ये आपने शेयर्स क्यों खरीदे? इसने कहा जी ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो जीगर ने कहा 1 मिनट, IFRS 9 आपको कहता है आपने FVTPL लगाना है, चले जाएं आप, तो जाएं ना, साइड पे हो। फिर दानियाल आ गया, हाँ भाई दानियाल तुमने शेयर्स किस लिए खरीदने हैं? कहने लगा लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड कमाऊंगा। जीगर ने कहा 1 मिनट रुको, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो FVTPL में रहो, हजरत जी की तरह से आसान अकाउंटिंग कर लो, या FVT OCI में चले जाओ, मुश्किल वाली अकाउंटिंग कर लो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर FVT OCI में आ गए तो यहाँ से वापसी का रास्ता कोई नहीं है, ये ऐसी दलदल है कि फिर तुम यहाँ से वापस निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो भाई जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लो। अगर इसने ये कर लिया इनिशियली तो बस शायद सब्सिक्वेंटली वापस इधर भी जा सके। ठीक है, वो तो बात की बात है ना, लेकिन फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ अगर इनिशियली उसने FVTPL पे चला गया तो रख सकता है। इनिशियली अगर FVT OCI पे चला गया तो फिर वहाँ से चेंज नहीं हो सकता, वापस नहीं जा सकते, फिर FVT OCI पे रहना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, पेपर में आपको ये वही बात करना, अभी सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ाता हूँ, पता लग जाएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट हमने अभी तक पढ़ी नहीं, कोई जाके पढ़ते हैं, पता लग जाएगा कि सवाल में कैसे लिखा होगा। एग्जाम टिप पहले पढ़ लें। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो FVTPL मैंडेटरी है, यानी सारी कहानी सिर्फ इतनी सी है। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो मैंडेटरी है कि FVTPL लगाना है, FVT OCI लग ही नहीं सकता। ठीक हो गया। और अगर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो वी कैन मेक एन इररिवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल रिकग्निशन टू मेजर इट एट FVT OCI, अदरवाइज इट विल बी केप्ट एट FVTPL। ठीक है, अब सवाल पर्चे के अंदर कैसे बताएगा आपको ये वाली बात? ये ऐसे बताएगा जी, सवाल वही था जो हमने कर लिया। अब पार्ट A क्या था? वो कहता है, सवाल यूं कहेगा, वो कहता है, सवाल में कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आगे ना पढ़ो, क्या करोगे? मैंडेटरी है हजरत जी वाला ट्रीटमेंट, FVTPL मैंडेटरी है ना। ठीक है, तो आगे लिखा भी हुआ है मीन्स, ये पर्चे में मीन्स नहीं लिखा होगा, पर्चे में इतनी बात लिखी होगी, बहरहाल मीन्स हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करोगे आप? FVTPL क्या लगाओगे? FVTPL, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अल्लाह यार, ठीक है, FVTPL डन, सही है, ये मैंडेटरी है, यहां कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि फॉर ट्रेडिंग पर्पस है। और आगे आते हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब इधर रुक जाओ, टू अर्न डिविडेंड। ठीक है ना, अब आगे नहीं पढ़ना। अब आप मुझे बताओ आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। चाहो तो FVTPL पे रह सकते हो क्योंकि ये डिफॉल्ट कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो FVT OCI में जा सकते हो, पर यहां से फिर वापसी नहीं होगी। अब सवाल आपको बताया करेगा। ठीक है, सवाल आपको बताएगा, जैसे यहां सवाल क्या कह रहा है, एन इररिवोकेबल इलेक्शन इज मेड एट इनिशियल रिकग्निशन टू यूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। यूज अल्टरनेटिव यानी कि FVTPL डिफॉल्ट ट्रीटमेंट है और FVT OCI पे जाना ये एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है एन इररिवोकेबल इलेक्शन इज मेड एट इनिशियल रिकग्निशन टू यूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट आर डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। उन्होंने इररिवोकेबल इलेक्शन कर लिया था, इसीलिए तो हमने सवाल के अंदर बी रिक्वायरमेंट जो रेड वाली की है उसके अंदर हमने FVT OCI वाला ट्रीटमेंट सीखा था। हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड कर दिया था और गेन लॉस को OCI में लेकर गए थे। सवाल यूं बताया करेगा। ठीक है, जरा उलट चले, पहले हमने एंट्रीज देख ली, उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह, तो बात इतनी सी है बस। यहां पे हमने क्या कौन सा ट्रीटमेंट है जी? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एंड एल ना लिखे, बस FVTPL लिख ले। अच्छा जी, ये है A, ठीक हो गया, और ये B है, इसमें हमने क्या किया जी? FVT OCI। शेयर्स खरीदे थे,
ट्रेडिंग के लिए थे तो ऑप्शन ही कोई नहीं था, ठीक है। FVTPL शेयर खरीदे थे लॉन्ग टर्म के लिए, ऑप्शन है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सवाल में तो आ रहा है कि इस कंपनी ने क्या किया, उन्होंने FVTPL वाली डिफॉल्ट कैटेगरी को छोड़ दिया और इररिवोकेबल इलेक्शन कर लिया अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का, जो कि FVT OCI वाला है। तो इस वजह से फिर हमने ये वाली ट्रीटमेंट कर दी, ठीक है जी। ठीक है, कैसा लगा फिर IFRS 9 देखा? अब आपको लगा होगा ये सबसे आसान, तो असल में ये वाला था, असल में यही सबसे आसान है। हर टॉपिक पे आपको ऐसे लगता है। IAS 1037 पे आसान ही था, आप लोगों ने उसको ज्यादा आसान ले लिया था। असल में ज्यादा आसान नहीं किसी चीज को भी लेना, जिंदगी में याद रखना। और मैं तो ऐसे ही आया आप लोगों को जरा। अच्छा जी, 411 सफ़ा हमने पढ़ लिया है। जरा देखो इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। देखो भाई, ये ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का, बस इतना सही ट्रीटमेंट है जी। नोट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल नेवर अपीयर एट, यार ये अभी नहीं ना पढ़ाना है, ये है उसके साथ। जब ये अभी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स जाके पढ़ते हैं ना, उसके बाद फिर दूसरी लाइबिलिटी वाली साइड पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जाके इंशाल्लाह इस नोट को वापस आके पढ़ लेंगे। नोट को निशान लगा लो, नोट रहता है अभी, ठीक है। अच्छा जी, ज़रा एक काम तो करें आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो आप क्या क्वेश्चन नंबर 2 तो वैसे ही आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, आप होमवर्क पे देने का दिल नहीं कर रहा। क्वेश्चन होमवर्क में लिखे क्वेश्चन नंबर 4 और 6, और अभी मुझे करके दें क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी करें। क्वेश्चन 2 कर लेना यार घर पे, 2 4 6 कर लो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 4 6। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है 2 मिनट के अंदर अंदर। जी बेटा, क्या? हाँ नहीं बेटा, अभी ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हमने पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स पढ़ेंगे, फिर हम किसी, ये तो हमने किसी के शेयर्स खरीदे, किसी के डिबेंचर्स खरीदे। अब कोई हमारे डिबेंचर्स जब खरीदेगा तो हम पे लायबिलिटी पड़ जाएगी, वो भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बात सुने, IAS 40 याद है? अच्छा, IAS 41 याद है? IAS 41 क्या था सच्ची? भैंस वाला स्टैंडर्ड था। IAS 41 वो वाहिद स्टैंडर्ड था जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करता था, ठीक है। एक बात याद रखना कि इसमें जो उसने कहा हुआ है ईयर एंड पे, ये देखो ना, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये अभी हमने जो पढ़ा था, ये देखो, ये सब्सीक्वेंट मयरमेंट एट फेयर वैल्यू, गेन लॉस सिर्फ डिफरेंट जगहों पर लेकर गए थे, वरना सब्सीक्वेंट मयरमेंट मस्ट है किस पे? एट फेयर। यहां पे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं है, वो IAS 41 के अंदर था कि आपने अपने बायोलॉजिकल एसेट्स को लेते हुए भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना है, और उसको ईयर एंड के ऊपर भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रखना है। लेकिन वो सिर्फ, और उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि ये वाहिद स्टैंडर्ड है जो अजीब सी बात करता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर रख लो, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड ने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात नहीं की हुई, ये सिर्फ क्या कहता है, एट फेयर वैल्यू रखो। क्या कहता है जी? एट फेयर वैल्यू, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कॉस्ट टू सेल नहीं होती, बोलो, इसको क्या करेंगे हम? इग्नोर कर देंगे, ठीक है। चलो सवाल करो अब। फिर नेट अमाउंट को भी क्या करना है? नेट अमाउंट को भी कुछ नहीं करना, रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ लो। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स रेलेवेंट टू अबव ट्रांजैक्शन, नहीं सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स तो बनाना मजा आया, आप जर्नल एंट्रीज भी करो, जल्दी करें जी, दोनों इन्वेस्टमेंट्स की। 2 मिनट नहीं 3 मिनट है, चलो गो एंड किल द वेव्स, जाओ मौजे मारो।
यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, मैं यहीं पे कर लूँगा। और भाइयों एक ही कंपनी है, कंगारू बल्कि कैंगरू लिमिटेड एक ही कंपनी है, उसने 2 इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक ही बनेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट्स 2 होंगी। ध्यान से जरा, 4 मिनट दिए, 5 मिनट दिए, लेकिन 5 मिनट जल्दी खत्म हो जाने, ये 3 मिनट में हो जाने खत्म, जल्दी करो। सिर्फ 2017 है जी, डिविडेंड भी आ रहा है, वाह। इन्वेस्टमेंट ए जरा रुक कर देखते हैं। अच्छा जरा जरा जल्दी जरा पढ़ लें। 31 दिसंबर 17 का साल है और 1 मई 17 को 2 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर की गई हैं। एक्वायर्ड, प्लीज़ ज़रा देख लें, ज़रा सवाल पढ़ लें, उसके बाद देख लेंगे, फिर आप ले लेना टाइम, ज़रा सवाल तो पढ़ लें। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं शेयर्स को, शेयर्स एक्वायर किए हैं, शेयर्स खरीदे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में। भाई साहब ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। 2 इन्वेस्टमेंट्स की, ए और बी। परचेज प्राइस है 100 और 150, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 और 3। अब अगर तो FVTPL हुआ तो परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट होगी। और अगर यही FVTOCI हो गया तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। FVTPL हुआ तो ईयर एंड का गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, FVTOCI हुआ तो ईयर एंड का गेन लॉस OCI में, ठीक है। और प्लस एडिशनल चीज़ आ जाएगी फेयर वैल्यू रिजर्व, जो कि इक्विटी के अंदर नजर आना, ठीक है ना, यही चीज़ें थी बस। अच्छा अब वो कहता है इन्वेस्टमेंट ए वॉज डेजिग्नेटेड एज मयर्ड एट FVTPL। अच्छा तो ए जो है वो FVTPL है, इसका मतलब 100 रुपये पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और 2 रुपये को एक्सपेंस आउट करेंगे, और ये एंड पे जो गेन लॉस आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे। वेयर एज इन्वेस्टमेंट बी वॉज इररिवोकेबली इलेक्टेड एट इनिशियल रिकग्निशन एज मयर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बी में 150 प्लस 3 153 के ऊपर हम इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और ये रेंट के गेन लॉस को लेकर जाएंगे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, ठीक हो गया जी। इन अक्टूबर 17 KL अर्न डिविडेंड ऑफ 12 एंड 9। ये तो दोनों का ही सेम होना है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, सुकून से दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जिस मैंने बताया था ना, ये जो सा मर्जी ऑप्शन हो, आपने ये डिविडेंड इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके जाना होता है, ठीक है जी। ऑन 31 दिसंबर 17 फेयर वैल्यूज आर गिवन एज बिलो, और 105 और 130 ये फेयर वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट ए को खरीदो, ठीक है। अच्छा खरीदने की एंट्री क्या होगी बता दो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा प्लीज़ बेटा बातें ना करो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लेकिन ये कौन सी है, ए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री क्या होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस है, ठीक है तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होगा जी, ईयर एंड आएगा, नहीं डिविडेंड भी आ रहा है बीच में, एंट्रीज तो कर लें जो जो होनी है, ठीक है, एंट्रीज तो आपने करनी है ना, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट
और उसके बाद ईयर एंड आना है जिस पर गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये गेन या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है हम, ठीक है। अब मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने इसके लिए एक छोटा सा लेजर बना लिया करना है ताकि आपको ये सारी एंट्रीज आसानी से आपकी हो सकें परफॉर्म, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ए कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अच्छा लिख लो यार, शक्लें बन जाती हैं एक तो फौरन ही। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लेकिन ए की बात हो रही है। जहन के अंदर ऐसी एंट्रीज की थी 1-2 मिनट में, तो चलो करो करो करो, ठीक है, दूसरे वाला भी करो। अच्छा जी बच्चों, अब इन्वेस्टमेंट ए के लिए क्या कहा उसने, FVTPL में रखना है इसको, FVTPL में रखना है, बोलो आप सब रुक जाएं जी। अब अगर FVTPL में रखना है तो 100 रुपये पर इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और 2 रुपये को एक्सपेंस आउट करेंगे। तो पहली एंट्री हम यहाँ पे करेंगे कैश डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट 100 रुपया से, ठीक है जी। तो ये एंट्री बन गई 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए डेबिट और कैश क्रेडिट, और 2 रुपये की एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, डन। तीसरी एंट्री 12 रुपये का डिविडेंड अर्न किया आपने, तो कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ईयर एंड पे 105 पर उठा के ले जाएंगे इसको, तो 31 दिसंबर पर क्लोजिंग 105 आ गया, तो 5 रुपये का फेयर वैल्यू गेन है। ये फेयर वैल्यू गेन ने जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक हो गया जी। बेटा रिसीवेबल लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे कैश ही लिख लो, ठीक है। उसने क्या बोला है, अक्टूबर 17 में अर्न किया डिविडेंड, तो फिर मेरे ख्याल में तो फिर अब तक रिसीव कर ही लिया होगा। 3-4 महीने कौन रुकता है, नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी गुजर गया, ले ही आएंगे जाके, 12 मिलियन रुपए हैं, ठीक है। जब अर्न कर लिया तो फिर इंतजार किस बात का करें। बहरहाल कैश लिख लो, रिसीवेबल लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैश ही है नॉर्मल। अच्छा जी, लो भाई प्यारे बच्चों, 5 रुपये से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए कितने से जी, 5 से, और फेयर वैल्यू गेन कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट कितने से, 5, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी हमारी इन्वेस्टमेंट बी। इसके बारे में उसने क्या कहा था हमें कि इसको हमने रखना है FVT OCI में, आसान है ना जी। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट इन बी को हमने FVT OCI में रखना है तो फिर 150 + 3 यानी 153 के ऊपर हमने इसको रिकॉर्ड करना है। इनिशियल मेजरमेंट इसकी होगी, तो यहाँ पर हमने लिखा इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितना था, 150 + 3, +3 153, ठीक है जी। 153 से आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर लिया, और यहाँ देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से नज़र अब नहीं आ रही, ठीक हो गया। हाँ,
डिविडेंड तो इसका भी बिल्कुल वैसे ही है, 9 मिलियन की एंट्री होगी। कैश डेबिट, हाँ जिसने रिसीवेबल लिखना रिसीवेबल लिख ले, लेकिन नॉर्मल है कैश को डेबिट कर देते हैं कि अब से कमाया हुआ है हमने रिसीव कर ही लिया होगा। अच्छा, अब ईयर एंड आया तो ईयर एंड के ऊपर इसको उठाकर फेयर वैल्यू पे ही ले जाना है, अभी पढ़ा के लाया हूँ, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट महीने दोनों के अंदर क्या है, ऐड फेयर वैल्यू, ऐड फेयर वैल्यू, बस गेन लॉस वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया था, यहाँ पे अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो 130 के ऊपर ले गए, वो हो गेन नहीं आया, खैर से लॉस आ गया। कितना, 23 का। अब इधर देखो ये क्या है जी, फेयर वैल्यू रिजर्व, ये बैलेंसिंग आपने निकाला है, ये लॉस है और जाएगा कहाँ, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, ठीक है जी। अब अच्छा एंट्री रहेगी, सॉरी एंट्री करवा दो जी। एंट्री होगी जी फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI, ये डेबिट हो गया 23 से, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ B ये क्रेडिट हो गया 23 से। ठीक हो गया जी। चलो अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जल्दी से बना दो, एक्सट्रैक्ट्स जल्दी करो, अब सारा कुछ तो हो गया, जल्दी करो, जिन्होंने नहीं किया उनको कह रहा हूँ। ये बच्चे तंग तो नहीं करते थे क्लास में बैठ के, बोलते कौन कौन था सही से बता दो। तुम बोलते थे, क्यों बोलते? अच्छा माइक, हाँ सर ना से फिर मुझे माजरत भी करनी पड़ेगी, हमें बच्चों ने आपको बहुत तंग किया। ऐसे भी करते थे? अगर तुम्हारा नाम ले लिया ना सर ने, तुम्हारी तो खैर ही नहीं है। क्या हुआ? अच्छा जी सुने, शुरू करें। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आनी है, ये है इन्वेस्टमेंट ए वाली। भाई चुप कर जाओ, सवाल पूरा करने दो, छुट्टी नहीं करनी। जी कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है? 2 रुपया। उसके बाद ए के ऊपर फेयर वैल्यू गेन आ रहा है और ए की डिविडेंड इनकम भी आ रही है, तो डिविडेंड इनकम ए की 12 आ गई और फेयर वैल्यू पर गेन आ रहा है, तो फेयर वैल्यू गेन भी ए का आ गया 5 रुपये। और एसेट्स लिखो फिलहाल, बस एसेट्स लिखो फिलहाल, ठीक है। एसेट्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट ए आएगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए को इन्वेस्टमेंट ए कह देते हैं अब, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ए क्लोजिंग 105 के ऊपर नजर आएगा। डन। अगली बात बी के लिए आप शुरू करते हैं। बी की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। बी की डिविडेंड इनकम भी है, वैसे हम ऐड करके भी लिख सकते थे, लेकिन चलो अलग अलग फिलहाल चलने तो अच्छा है, ज़रा अलग अलग नज़र आता रहे। तो डिविडेंड इनकम ऑफ बी 9 रुपीज़ थी। उसके बाद ईयर एंड पे फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट नज़र आ रहा है, यानी कि लॉस हुआ है हमें, तो यहाँ पे तो हम फेयर वैल्यू रिजर्व ही लिखेंगे, फेयर वैल्यू रिजर्व ही लिख दें, आसानी रहेगी। वैसे फेयर वैल्यू गेन / लॉस भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो फेयर वैल्यू रिजर्व 23
नेगेटिव हो गया। लेकिन एक चीज़ जो एडिशनल हम किया करते थे, वो चीज़ जहाँ पे हमें करनी चाहिए थी, ताकि हमें, वैसे आसान सवाल है, नज़र आ रहा था 23 ही है, लेकिन फिर भी हमें करनी चाहिए, एक आदत हमें मेंटेन रखनी चाहिए। क्या? हम बैलेंस निकाल लिया करें रिजर्व का, ठीक है। तो रिजर्व का बैलेंस कितना आ रहा है जी? डेबिट 23 हुआ और बस, और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इस तरह की मिलती जुलती चीज़ पहले भी मेरे ख्याल में डिस्कस की है मैंने, कि अगर इक्विटी की साइड पर कोई चीज़ नज़र आती है और वो ऑपोजिट बैलेंस में चली गई हो, तो नेगेटिव साइन के साथ वहीं पे दिखा। FR1 में बल्कि एक चीज़ थी, शेयर डिस्काउंट, शेयर्स को इशू कर दिया एट डिस्काउंट, प्रीमियम पे नहीं, डिस्काउंट पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर जाना उसे, इक्विटी में नेगेटिव साइन के साथ शो कर दो। ऐसे ही रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय रिटेन्ड लॉसेज पड़े हों, तो कहाँ नजर आएंगे? इक्विटी में ही नजर आएंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये फेयर वैल्यू रिजर्व है, ये गेन की बजाय लॉस अगर आ गया है फॉर द ईयर रोज हुआ है, तो इसको आप क्लोजिंग बैलेंस 23 को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये सॉरी बैलेंस शीट के अंदर ले जाओगे। बहरहाल इन्वेस्टमेंट ए की बात जरा दोबारा से शुरू करते हैं, सॉरी बी की बात। डिविडेंड आ गया 9 रुपये, 23 रुपये का लॉस आया। अब दूसरी चीज़ क्या है? बैलेंस शीट में एक तो इन्वेस्टमेंट बी नजर आएगी, और दूसरा इक्विटी के अंदर भी इसका फेयर वैल्यू, जो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के साथ आ रहा होता है, इसका फेयर वैल्यू रिजर्व भी आएगा, ठीक है जी। उसका बैलेंस हमने निकाल लिया हुआ है। अब बैलेंस शीट के अंदर तो 130 रुपये के ऊपर ये एसेट नजर आएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। लेकिन साथ ही 23 रुपये का एक डेबिट बैलेंस भी नजर आना है फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर 23 का। यानी इसका ये चक्कर नहीं है कि अगर आपको लॉस, भाई सुन ले यार, सुन ले यार, हाशे सुन ले यार प्लीज, इसका ये चक्कर नहीं है कि आपको अगर फेयर वैल्यू लॉस आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये बात याद रखना। यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम लिखते हैं ना फेयर वैल्यू रिजर्व, इसकी बजाय मैं चलो आज लिख देता हूँ ज़रा, यहाँ पर फेयर वैल्यू गेन हो चाहे लॉस हो, यहीं पे ही नजर आना है, ठीक है ना। ये नहीं कि लॉस आ गया तो पहली बार ही आया तो वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, नहीं 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 नहीं। ये IFRS 9 ने हमें यही बताया हुआ है कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हैं तो गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI में है तो गेन लॉस OCI में लेकर जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सिंपल। गेन लॉस कहाँ जाएगा? गेन है चाहे लॉस है, पहली बार लॉस आया है, गेन कोई नहीं पड़ा था, पहली बार ही लॉस आया, नजर आया यहाँ पे, और चला गया इक्विटी के अंदर, नेगेटिव साइन के साथ नजर आ रहा है, ठीक है जी, सही है। तो मेरे ख्याल में और तो कुछ नहीं है। 2 रुपये भी आ गए लॉस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के 12 और 9, डिविडेंड इनकम भी आ गई, और जी डन हो गया। चलो टाइम भी नहीं, टाइम अभी नहीं हुआ, टाइम तो अभी रहता है। आपका हो गया होगा जी, कलमा पढ़ने से। हाँ यार की थी दुआ। अच्छा जी, पेज 281 है, ओपन करें जरा किताबों का, पेज 281। हाँ तो 1 घंटा 10 मिनट अभी नहीं ना हुए। पेज 281 ओपन करें जी। एक उधार क्वेश्चन है, चलें वो घर से करके आइएगा। देखें था 281, जल्दी करें। पेज नंबर 281, मैं कल करवाऊंगा ये सवाल। 281 पे आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 16 नजर आ रहा है? क्वेश्चन 16 क्या है, जरा पढ़ें। सर ने करवा दिया था? अच्छा है क्या, जरा देखें। अच्छा इसमें ना एक छोटा सा चेंज है, फिर सुन लें। आज तक कभी आपको ये नज़र नहीं आया होगा, अपने वो डिकमीशनिंग की कॉस्ट की थी ना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कि उसमें जो है वो आप पे भी कर रहे हो। सवाल उससे पहले पहले ही रुक जाता था बैलेंस शीट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपका आखिरी साल भी आ गया है, मज़दूरों को पैसे देने पड़ गए हैं आपको, तो उसी वर्किंग के अंदर ना आपने आखिरी स्टेप में कैश लिखकर उस कैश की फिगर को माइनस कर देना है। ये एडिशनल काम इसमें कर लेना है। अगर नहीं किया हुआ किसी से बच्चे ने सवाल, तो लाजमी कर लीजिएगा, इसको भी होमवर्क में ऐड कर लें। पेज 281 पे क्वेश्चन नंबर 16,
मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, बहरहाल मेरा दिल कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बस डेफिनेशन, फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन सुने और फिर जाएं, ठीक है। ये देखें जी, इधर ही देखिएगा जी, बुक के ऊपर ना देखें, इधर ही देखिएगा, क्योंकि बुक के ऊपर देखेंगे ना जहन नहीं काम करेगा। आप जो मिटता जा रहा है ना, सिर्फ उस वाली ट्रांजैक्शन को आप पढ़ना शुरू करें और दिमाग के अंदर इन किताबों के अंदर एंट्रीज करना शुरू करें। ये दोनों की किताबें अलग अलग हैं, ये जो मैं मिटा रहा हूँ इसको नहीं देखना आपने, ट्रांजैक्शंस आपके सामने मौजूद हैं, आप जल्दी करें, शाबाश। IFRS 9 सारे का सारा यहीं पे डिफाइंड है, जल्दी से शाबाश, ध्यान से देख लें। बुक पे देखेंगे ना दिमाग ही नहीं काम करेगा, बस क्योंकि बुक पे तो लगो। रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा, अगर खामोश है तो आप ऑन क्रेडिट लिख लें, खुद खामोश नहीं रहने देते हम। खामोश कैसे रहने दें, मैंने तो पेएबल रिसीवेबल देखना है यहाँ पे, मैं ऐसे ही कैश रिज्यूम करने दूँ आपको। रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा फॉर ₹50 ऑन क्रेडिट। अब सवाल खामोश नहीं है, ठीक है जी। हाँ भाई, रॉयल फैन ने चीज़ें खरीदी, एंट्री क्रेडिटर्स क्रेडिट, कितने से जी? 50 से। और बेचने वाला होंडा है, फिर तो होंडा की किताबों में डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट, रॉयल फैन रिसीव्ड लोन फ्रॉम होंडा 1000। रॉयल फैन ने होंडा से लोन लिया, इन्होंने, तो कैश आ गया इनके जेब में, कैश डेबिट, लोन फ्रॉम होंडा क्रेडिट, लोन पेएबल कह दूं इसको, कितना? 1000। तो जो होंडा ने लोन दिया है अब वो उसका रिसीवेबल है, ठीक है, तो लोन रिसीवेबल डेबिट, और इसकी दराज से कैश निकल के उनके पास चला गया हुआ है 1000 रुपये। रॉयल फैन इशूड 500 न्यू शेयर्स। अब ये वो पुराने वाली FR1 वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक है, 500 नए शेयर इश्यू किए हैं, फेस वैल्यू 10 है और 12 का, तो वो इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, ऐसे राइट इशू। एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कैश में आपको कहा था हमेशा क्या लिखना है आपने, ओरिजिनल प्राइस कितनी है 12, लेकिन शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो जाएगा सिर्फ 10, बाकी 2। अब नंबर ऑफ शेयर्स, ये उस क्लास में भी ऐसे ही करते थे आप लोग, सही से बताना, ऐसे करते थे, उनको तो आवाज आती नहीं थी तो उनको कैसे अप्रिशिएट कर लेते थे? बोलो भाई, मैं ना वो लेक्चर सुनूंगा टाइम निकाल के ना, क्या करते क्या थे आप जी? अच्छा सुनो, इधर मेरी बात सुनो। अच्छा आप देखो, ये तो है इश्यू करने वाले की किताबों में शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है फेस वैल्यू से, खरीदने वाले को तो इससे कोई परवाह नहीं, खरीदने वाले का तो 6000 गया, खरीदने वाले का, होंडा ने शेयर्स खरीदे ना, तो होंडा के जेब से तो 6000 गया, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अभी एंट्री किया हमने, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, यानी अभी तक हमने सिर्फ ये एक चीज पढ़ी है IFRS 9 में, ये बाकी सारी चीजें हमने पढ़नी है, एक पढ़ ली है जी। आसान है, मुश्किल नहीं है जी। रॉयल फैन इशूड, हाँ डिबेंचर्स क्या होते हैं जी? डिबेंचर्स देखें, अगर तो मिसाल इधर देखें, आसान बात है, सुने, अगर सिर्फ होंडा से लोन लिया रॉयल फैन, अच्छा जी माजरत बैटरी चली गई थी, अच्छा जी मैं ये अर्ज कर रहा था, सुने सुने, हाँ जी बैटरी चली गई थी फिर नई आई है, सुने 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 आमिर भाई प्लीज, मैंने कहा रॉयल फैन ने अगर एक आध बंदे से पैसे पकड़ने हैं तो वो तो लिख दिया उसने कैश डेबिट लोन पेएबल टू होंडा क्रेडिट, लेकिन अगर एट लार्ज इन्होंने
किसी से लोन रेज करना है जनरल पब्लिक से, तो इन्हें शेयर्स की तरह से एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा जिसका नाम रखते हैं डिबेंचर। जैसे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये मिसाल के तौर पे, इस डिबेंचर की कुछ भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे 100 रुपया। तो जो बंदा 100 रुपया लेकर आएगा, लोन इनको देगा, ये एक सर्टिफिकेट इनको पकड़ा देंगे और ये कहेंगे जी अब इसके बाद आपको इतने अरसे बाद ये पैसे भी वापस मिल जाएंगे और तब तक इंटरेस्ट आपको हम देते रहेंगे। तो जो डिबेंचर इशू करता है वो उसकी किताबों में एक लायबिलिटी बन रही होती है, क्योंकि उसे डिबेंचर इशू करने हैं, लोगों से कैश लेकर उसने वो डिबेंचर पकड़ा देना है। कल को वो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे लोगों को और इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा होता है। ठीक है, ये आगे जाकर इंटरेस्ट डिबेंचर, ये अकाउंटिंग थोड़ी सी टेक्निकल है इसके अंदर, लेकिन है आसान ही। ठीक है ना। तो जिसने डिबेंचर इशू किया उसकी लायबिलिटी, बात समझते हो, और जिसने वो डिबेंचर खरीदने हैं उसका एसेट है। उसने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बजाय इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कर दिया। ठीक है, रॉयल फैन ने शेयर्स इशू किए, रॉयल फैन ने डिबेंचर्स इशू किए। अगर होंडा ने शेयर्स खरीदे तो उसने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर दी, और अगर होंडा ने डिबेंचर्स परचेज किए, खरीदे, तो उसने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कर दी। सिंपल सिंपल। ठीक है, तो फिर रॉयल फैन ने इशू किया डिबेंचर्स, तो कैश डेबिट, डिबेंचर पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, ओके, कितना? 50,000। और यही खरीदे किसने हैं? इन्होंने इशू किए हैं होंडा को। ठीक है, होंडा को अगर इन्होंने इशू किए हैं तो फिर होंडा ने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कर दिया और इसकी जेब से अब ये 50,000 निकल गया। ठीक है, अच्छा, अब ये कुछ अल्फाज हैं, इन अल्फाज को ज़रा गौर फरमाएं। तो इन अल्फाज के अंदर आपको एक लायबिलिटी साइड नज़र आ रही है, क्रेडिटर, लोन पेएबल, डिबेंचर पेएबल, और एक तरफ आपको एसेट साइड नज़र आ रही है, डेटर, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। डेटर, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ये कहलाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। क्या कहलाते हैं जी? फाइनेंशियल एसेट्स। डेटर्स, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर्स या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ अदर्स, इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए हैं जो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? फाइनेंशियल एसेट। और ये येलो क्या है? क्रेडिटर, लायबिलिटी है। लोन पेएबल लायबिलिटी है, डिबेंचर पेएबल लायबिलिटी है, इनको कहते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये येलो वाले क्या हैं जी? फाइनेंशियल लायबिलिटीज, और ग्रीन वाली क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स। प्लस एक और चीज भी है, ये शेयर कैपिटल। ठीक है, इस शेयर कैपिटल को कहते हैं इक्विटी। ये 3 चीजें हैं इन टोटल, एक फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरा येलो फाइनेंशियल लायबिलिटीज, और तीसरा इक्विटी। ये तीनों को मिलाकर एज अ होल कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहा जाता है जी? फाइनेंशियल। इनकी अंग्रेजी वाली डेफिनेशन कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। सादा बात क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट्स जो एसेट है डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट वाला, ये येलो वाले फाइनेंशियल लायबिलिटीज, और ये ब्लू टाइप जो है ये क्या है? इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, ये तीनों एज अ होल मिलकर कहलाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट। ये क्या है जी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और ये क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एज अ होल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके ऊपर IFRS 9 अप्लाई होता है। ठीक है जी। तो होमवर्क के अंदर एक सवाल बढ़ गया है, होमवर्क आपने इंशाल्लाह करके आने। 4 सवाल हो गए टोटल। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। होमवर्क जरा बता दो दोबारा। क्वेश्चन 16 वो पुराने वाला 246 पेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद 246 लेक्चर नोट्स वाले। ठीक है जी, इसी चैप्टर में से। अल्लाह हाफिज।